जी अस्सलाम वालेकुम। कैफे आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 77। आज के लेक्चर में एज यूजुअल प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हम पहले चैप्टर 15 हमने कंक्लूड किया था, उसकी होम असाइनमेंट डिस्कस होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 17। ठीक है, चैप्टर 15 और चैप्टर 17 का क्या रिलेशनशिप है ये भी थोड़ी देर में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ जब भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन, एनालिटिकल प्रोसीजर हमने कवर किया, उसमें किसी भी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए। जी कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आप अपनी ही कंपनी के रिजल्ट्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं और किसी एक्सटर्नल सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन असूल कंसेप्ट ये नहीं है कंपेयर किसके साथ करना है, इंटरनल के एक्सटर्नल। कंसेप्ट ये है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके साथ कंपेयर करना है वो कंपेरेबल होनी चाहिए। कंपेरेबल मींस लाइक विद लाइक को कंपेयर करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी इंटरनल के साथ कंपेयर करें एक्सटर्नल के साथ, वो आपको एविडेंस फिर भी देगा दोनों सूत्र में। और कोई क्वेश्चन? जी जी बिल्कुल, हमने कंफर्मेशन में एक अहम कंसेप्ट ये स्टडी किया था कि कंफर्मेशन शुड बी डायरेक्ट। इसका मतलब क्या है कि सेंड भी ऑडिटर ही करेगा, रिसीव भी ऑडिटर करेगा। ना सेंडिंग स्टेज पे क्लाइंट को इन्वॉल्व करना है, ना रिसीविंग स्टेज पे। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो आपने लेटर के फॉर्मेट पढ़ने को कहा था तो उसमें पहली लाइन ये लिखी कि आवर ऑडिटर ऑफ एबीसी एंड कंपनी, इसलिए ये नहीं, असल में ये भेजेगा ऑडिटर ही, रिसीव भी ऑडिटर ही करेगा। लेकिन अगर आप कंफर्मेशन लेटर का फॉर्मेट पढ़ें तो उसकी वर्डिंग ऐसी है जैसे वो क्लाइंट की तरफ से भेजा जा रहा है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जो कंफर्मिंग पार्टी है वो ऑडिटर को नहीं जानती, वो क्लाइंट को जानती है। क्लाइंट की तरफ से लेटर जाएगा, क्लाइंट की तरफ से ऑथराइजेशन होगी, फिर वो रिस्पॉन्ड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। हमारे पास ये लेटर का फॉर्मेट होता है, हम प्रिंट निकलवा के सीएफओ से कहते हैं साइन कर दो हर लेटर के ऊपर, 20-25 जितने भी है। फिर उसको सेंड भी हम खुद करते हैं और उसको रिसीव भी हम एज ऑडिटर खुद करते। बल्कि ऑडिटर अपना जो एड्रेस देता है ना, हम उसके ऊपर एड्रेस वो भी अपने मेन ऑफिस का देते हैं। नॉर्मली हमारी टीम बैठ रही होती है क्लाइंट की प्रेमिसेस में, उसके ऑफिस में ऑडिट करने के लिए, तो इवन एड्रेस भी हम क्लाइंट का नहीं देते, अपने ऑफिस का देते हैं, ताकि कंफर्मेशन डायरेक्टली हमारे ऑफिस से सेंड हो और ऑफिस में ही रिसीव हो। ठीक है, वर्डिंग क्लाइंट की तरफ से इसलिए है ताकि कंफर्मिंग पार्टी को ये तसल्ली हो जाए कि ये ऑथोराइज्ड इंफॉर्मेशन है जिसको वो डिस्क्लोज करने जा रहे हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए फिर आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 5 रुपए के क्वेश्चंस। क्वेश्चन 2, कैन आई स्टेट द फैक्टर्स व्हिच डिटरमिन द एक्सटेंट टू व्हिच एन ऑडिटर में रिलाई, द ऑडिटर में यूज एनालिटिकल प्रोसीजर एज फॉर्म ऑफ सब्सटेंटिव ऑडिट एविडेंस। यानी क्या पूछ रहा है, कौन से फैक्टर्स बताने हैं जो हमने कब कंसीडर करना है एनालिटिकल प्रोसीजर को, किस वक्त यूज करते हुए, एज सब्सटेंटिव ऑडिट एविडेंस। यानी वो हमसे क्या पूछ रहा है कि मुझे वो फैक्टर्स बताओ जो आप कंसीडर करोगे, मुझे वो फैक्टर्स बताओ जो आप कंसीडर करोगे एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करते हुए। कैसे यूज करते हुए? एज ए सब्सटेंटिव ऑडिट। हमें पता है एनालिटिकल प्रोसीजर के 3 यूजेस हैं। कौन कौन से यूजेस हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, सब्सटेंटिव और ओवरऑल। और वो कौन से फैक्टर्स पूछ रहा है? सब्सटेंटिव के। तो ये कौन से फैक्टर बताने हमने? वो 4 फैक्टर्स हैं, वही जो हम कंसीडर करते हैं वही फैक्टर कंसीडर करते हैं, हम वो तो कोई फैक्टर नहीं है। इसमें कोई प्रॉब्लम? सिर्फ हमने हेडिंग देनी है या एक्सप्लेनेशन भी देनी है? सिर्फ हेडिंग देनी है। कैसे पता चला? मार्क्स 4 है, फिर उसके बाद उसे स्टेट का वर्ड यूज किया। ठीक है, लेकिन हेडिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए जो मीनिंगफुल सेंटेंस प्रेजेंट कर रही हो। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है शायद इसलिए इसने अब जो लेटेस्ट 3-4 अटेम्प्ट से उसका स्टाइल है ना, वो ज्यादा कम मार्क्स के साथ ज्यादा मटेरियल पूछ रहा होता है। तो अगर यही क्वेश्चन 4 नंबर के साथ अब एग्जाम में आया ना, तो आपने कोशिश करनी है कि इसके साथ कुछ एक्सप्लेनेशन भी लिख दे, क्योंकि अब वो थोड़ा मार्क्स कम और मटेरियल ज्यादा पूछ रहा है। 2 में कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट 3, योर ऑडिट टीम परफॉर्म वेरिफिकेशन ऑफ द पेरोल कॉस्ट। पेरोल कॉस्ट किसे कहते हैं? सैलरीज को। फॉर द ईयर एंडेड 30 June 2022 बाय प्रोजेक्टिंग द June 2021 पेरोल कॉस्ट इन लाइन विद इंक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम लास्ट ईयर टू करंट ईयर। इस लाइन का मतलब क्या भला? नहीं, प्रोजेक्ट किया है उसने, प्रोजेक्ट किया है, कंपेयर नहीं किया। प्रोजेक्ट कैसे किया है? जून 2021 की पेरोल की बेस पे उसने करंट ईयर का पेरोल कैसे प्रोजेक्ट किया होगा? जून 21 को मल्टीप्लाई किया होगा, जून 21 की सैलरी को मल्टीप्लाई किससे किया होगा? 12 के साथ, पहले नंबर ऑफ मंथ्स के साथ, फिर क्या किया होगा?
जो इंक्रीज आया है, जितने परसेंट भी इंक्रीज है, 10%, 20%, वो ऐड हुआ। ठीक। रिक्वायर्ड कमेंट ऑन द सुटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय योर ऑडिट टीम, आल्सो सजेस्ट एनी चेंजेस टू बी मेड इन द एनालिटिकल प्रोसीजर्स। कह रहा है बताइए क्या ये सूटेबल है? सूटेबल क्यों नहीं है? पेरोल कॉस्ट की वेरिफिकेशन की है फॉर द ईयर बाय प्रोजेक्ट नोट पेरोल कॉस्ट इन लाइन विद, अच्छा इन लाइन विद इंक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम लास्ट ईयर टू करंट ईयर। ठीक है, उसने जो प्लॉजिबल रिलेशनशिप बताया सैलरी का किसके साथ बनाया है? रेवेन्यू के साथ। क्या सैलरीज का पेरोल का रेवेन्यू के साथ प्लॉजिबल रिलेशनशिप बनता है? कोई प्लॉजिबल रिलेशनशिप नहीं बनता। तो हम कमेंट में लिखे ये सूटेबल नहीं है। रीजन बताएं क्यों सूटेबल नहीं है? बिकॉज देयर इज नो प्लॉजिबल रिलेशनशिप बिटवीन पेरोल कॉस्ट एंड रेवेन्यू। फिर कह रहा है सजेस्ट एनी चेंजेस टू बी मेड इन एनालिटिकल प्रोसीजर। चेंजेस क्या करेंगे कि प्लॉजिबल रिलेशनशिप इनका बनाएंगे हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ, और फिर उसको एक्सप्लेन कर देंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ कैसे रिलेट करेंगे इसको, कि हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ इसको लिंक करेंगे, और अगर जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज हुए हैं या जितना उनको इंक्रीमेंट हुआ है वो इफेक्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, हाँ जी, और जो छोड़ के चले गए हैं वो इफेक्ट लेस हो जाएगा। तो मेन कंसेप्ट इसमें हमारा क्या टेस्ट किया है? प्लॉजिबल रिलेशनशिप वाला, कि क्या आपको ये पता है एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए प्लॉजिबल रिलेशनशिप होना जरूरी है, और अगर प्लॉजिबल रिलेशनशिप नहीं है उनमें एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर जी? चलिए जी, हाँ, इफेक्ट ऑफ अनपेड लीव शुड बी डिडक्टेड। ये समटाइम थोड़ा सा माइनर वेरिएशन होती है, इसकी वजह से भी। अनपेड लीव का मतलब क्या है? ऐसे एम्प्लॉय जो छोड़ के नहीं गए लेकिन उन्होंने बगैर बताए छुट्टियां की है। आपको अंदाजा होगा कि कंपनीज में अगर कोई एम्प्लॉय बगैर बताए छुट्टी करे उसकी उस दिन की सैलरी को डिडक्ट कर लिया जाता है। तो बाज़ औक़ात ये भी एक रीजन होती है अनपेड लीव्स। ठीक है, कि बगैर बताया अगर किसी ने छुट्टी कर दी उसकी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्लाइंट का एक्चुअल एक्सपेंस कम आ रहा होगा, हमारा एस्टिमेटेड ज्यादा आ रहा होगा अगर हमने इस फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया। क्लियर? अच्छा, कल कितने स्टूडेंट्स ने वो टेबल पढ़ा है जिसमें मैंने वो बनाया था कि कितने टाइप्स ऑफ एरियाज में एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म किए जाते हैं प्रैक्टिकली और कैसे किए जाते हैं? वो टेबल पढ़ लें, वो अच्छा इंफॉर्मेटिव टेबल है, केस स्टडी में काम आ सकता है। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मिस्टर मुबारक इज द ऑडिट सीनियर ऑन द ऑडिट ऑफ स्काई ब्लू लिमिटेड। While comparing the draft financial statements with the previous year, he noted many unusual fluctuations. उसने बहुत सी unusual fluctuations नोट की। Briefly explain the procedure he should follow in the above situation. बताइए उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। ठीक है, उसने ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रीवियस, इसमें सबसे अहम वर्ड, की वर्ड, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है वो कौन सा है? कंपेयर। लफ्ज कंपेयर से हमें पता चला एनालिटिकल प्रोसीजर, और फिर इसके बाद अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस, इसको अंडरलाइन करें, ये अहम लफ्ज है। अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस या इनकंसिस्टेंसी, इससे क्या पता चला कि कंसेप्ट कौन सा है इसमें? लास्ट कंसेप्ट, जब हम अपने एक्सपेक्टेड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं और उसमें डिफरेंस आता है, और अब वो क्वेश्चन में बता रहा है कि डिफरेंस एक्सेप्टेबल है कि नॉट एक्सेप्टेबल है। नॉट एक्सेप्टेबल किस लफ्ज से? अनयूजुअल के लफ्ज से। अब अगर डिफरेंस नॉट एक्सेप्टेबल हो तो हमने मजीद क्या काम करना है? इन्वेस्टिगेट करना है, मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो रीजन आएगी उसको वैलिडेट करेंगे। अगर रीजन वैलिडेट नहीं हो तो मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन नहीं देती, एक्सप्लेनेशन एडिक्वेट नहीं है, तो फर्दर अल्टरनेट प्रोसीजर्स की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जांपल टेस्ट ऑफ डिटेल्स। क्लियर? क्वेश्चन 4 पहुंच गए कि कौन सा कंसेप्ट पूछ रहा है? ये हमारे छोटे से क्वेश्चंस थे। अच्छा, असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने अब कर लिए? क्योंकि अब उन असाइनमेंट को आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस भी करना है, तो मैं चाह रहा हूँ आप जल्दी से, जो आपकी ईद की असाइनमेंट थी ना, रात गई बात गई, वो हिसाब नहीं होना मेरे भाई, असाइनमेंट करनी पड़ेगी। हाँ जी, तो आप जल्द से जल्द असाइनमेंट कर लें 1-2 दिन में, ताकि हम उसकी आहिस्ता आहिस्ता 1-2 क्वेश्चन करके डिस्कशन स्टार्ट करें। जी, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर 15 को क्लोज कर दें जी। कोई चीज इसमें पूछने वाली, डिस्कस करने वाली? कोई चीज नहीं। जी जी पूछे मेरे भाई, जरूर पूछे। राइडर वाला एक केस स्टडी थी एक्सटर्नल कंफर्मेशन की, जिसमें हमने क्लाइंट के राइडर के थ्रू कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, तो हमने एक्सेप्ट गलत था ना, क्योंकि वो क्लाइंट का राइडर है, इनडायरेक्ट हो गया, अपना राइडर होना है, हमने सेंड भी खुद करनी है कंफर्मेशन। वो राइडर हमारा होता तो ठीक थी बात, वो राइडर क्लाइंट का था,
उसने सिर्फ राइडर नहीं बल्कि राइडर के साथ आगे पीछे कहीं लिखा हुआ था कि वो राइडर क्लाइंट का है। हाँ जी, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करें। जो चैप्टर है हमारा वो है ऑडिट सैंपलिंग। देखिए यही है, हेडिंग देखिए सबसे पहले टाइटल ऑडिट सैंपलिंग। अच्छा पहले सुन लीजिए, चैप्टर 15 के बाद तो 16 की बारी आती है। ये 17 क्यों हमने स्टार्ट कर लिया? इसकी हाँ मेरी बड़ी रीजन तो ये है मेरी मर्जी। तो इसकी एक कंसेप्चुअल रीजन ये है कि हमने पढ़ा था सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में दो तरह के दो एग्जांपल्स हैं सब्सटेंटिव, एक एनालिटिकल प्रोसीजर और एक टेस्ट ऑफ डिटेल। जो चैप्टर 15 है वो है हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर्स का, और जो चैप्टर 17 है ये असल में रिलेट करता है टेस्ट ऑफ डिटेल से। क्योंकि टेस्ट ऑफ डिटेल में और एनालिटिकल प्रोसीजर में जब मैंने आपको फर्क बताया था तो ये बताया था कि एनालिटिकल प्रोसीजर में ओवरऑल फिगर को हम वेरीफाई करते हैं एग्रीगेट, जबकि टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हम दो काम करते हैं। एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं टी काउंट में से, उस अकाउंट में से जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका सैंपल सेलेक्ट करते हैं, और दूसरा उसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करते हैं। फिर जो भी रिजल्ट होता है उसको हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो सैंपलिंग इस चैप्टर में आपको टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म करना सिखाएगा कि किसी भी एरिया पे जो टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं। तो चैप्टर 15 है हमारा रिलेट करता है एनालिटिकल प्रोसीजर से, और चैप्टर 17 रिलेट करता है टेस्ट ऑफ डिटेल से। एनालिटिकल प्रोसीजर में याद रखिए कभी सैम्पलिंग नहीं होती, सैम्पलिंग कहाँ होती है? टेस्ट ऑफ डिटेल्स में। तो ये चैप्टर आपको किसी भी एरिया में टेस्ट ऑफ डिटेल्स कैसे परफॉर्म करने हैं वो सिखाएगा। लेकिन याद रखिएगा ये चैप्टर जो आपको अप्रोच सिखाएगा ना वो कोई किसी एक एरिया से स्पेसिफिक नहीं होगी, वो जनरल अप्रोच। जनरल से मुराद वो ऐसी अप्रोच होगी जो आपके हर एरिया को कवर कर रही हो। जैसे अगर आप ये कि ना सर इसमें तो आपने टेस्ट ऑफ डिटेल सिखाए, तो इसमें रिपेयर एक्सपेंस पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो तो बताए नहीं, उसने एडमिन एक्सपेंसेस पे क्या प्रोसीजर वो तो बताए। देखिए ये एरिया लेवल के प्रोसीजर हम चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं। यहां पे वो आपको ये सिखाएगा कि किसी भी एरिया में जब आप टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म करना डिसाइड कर लेते हैं तो उसमें आप आइटम्स को सेलेक्ट कैसे करना है, आइटम्स को सेलेक्ट कैसे करना है। अच्छा प्रोसीजर आपके उस एरिया के लिहाज से होंगे, सैलरीज का है फॉर एग्जांपल तो कुछ और, रिपेयर का है कुछ और, एडमिन का है कुछ और, मार्केटिंग कुछ और। लेकिन उन प्रोसीजर्स को इंटरप्रेट कैसे करना है, सैंपल कैसे सिलेक्ट करना है, जो भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं उनको इंटरप्रेट कैसे करना है, और फिर उसके बाद जब प्रोसीजर परफॉर्म कर चुके होंगे रिजल्ट्स को प्रोजेक्ट कैसे करना। ये चैप्टर आपको क्या सिखाएगा? टेस्ट ऑफ डिटेल्स के बारे में। और कितने मेन कंसेप्ट सिखाएगा ये चैप्टर, छोटे छोटे और भी कंसेप्ट है। मेन कंसेप्ट कितने सिखाएगा? नंबर 1 आपने आइटम्स को सेलेक्ट कैसे करना है, क्या आइटम्स को सेलेक्ट कैसे करना है। सेकंड नंबर पे जो प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे वो जो भी प्रोसीजर होंगे वो एरिया के लिहाज से जो भी प्रोसीजर्स होंगे उन प्रोसीजर्स को आपने इंटरप्रेट कैसे करना है, वैल्यूएट कैसे करना, और जो रिजल्ट होगा प्रोसीजर परफॉर्म कर चुकने के बाद उसको प्रोजेक्ट कैसे करना है। ठीक है, ये चीजें सिखाएगा। अच्छा इस चैप्टर में एक खास बात है जिसकी वजह से ये आई कैप का किसी हद तक एक फेवरेट चैप्टर भी है। बड़ा क्वेश्चन नॉर्मली इसमें कम पूछता है लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते। खास बात इसमें यह है कि इसमें बहुत से छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, बहुत से छोटे छोटे कंसेप्ट्स। जैसे अगर आप एनालिटिकल प्रोसीजर के साथ कंपेयर करें उसमें बड़ा कंसेप्ट एक ही है कि दो बड़े कंसेप्ट्स है, एक एनालिटिकल प्रोसीजर को सब्सटेंटिव प्रोसीजर कैसे यूज करना है और फिर उसके बाद। लेकिन इस चैप्टर में आप देखेंगे कि छोटे छोटे कंसेप्ट्स भी आएंगे। ठीक है, तो आपने उनको मिक्स नहीं होने देना। छोटे छोटे कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम ये होती है कि बाजू का मिक्स हो जाते हैं। जैसे 3-4 टर्म्स अगर मैंने आपको बताई तो हो सकता है कि डेफिनेशन दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। तो खास तौर पे इस चैप्टर में आपने ये इंश्योर करना है, कोशिश करनी है कि रोज का काम आप रोज याद करते जाएं, इस चैप्टर में याद करते जाएं। स्टार्ट करें जी। चैप्टर में जो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है जो पहली चीज हमें बताता है ये चैप्टर वो ये है कि वर्ड सिलेक्शन में और वर्ड सैंपलिंग में फर्क है। सेलेक्टिंग में और वर्ड सैंपलिंग में फर्क है। सेलेक्टिंग का मतलब क्या है कि किसी भी एरिया में से जो उसमें सैंपलिंग यूनिट्स हैं, जो उसमें ट्रांजैक्शंस हैं, किसी भी एरिया मतलब किसी भी टी अकाउंट में, सेल्स में हो, परचेज में हो, रिपेयर एक्सपेंस में हो, उसमें जो यूनिट्स हैं
उनको हमने वेरिफिकेशन के लिए कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे उठाना है उस एरिया में से। ये है सिलेक्शन। सिलेक्शन के 3 तरीके हैं। सैंपलिंग भी एक तरीका है, लेकिन सैंपलिंग के अलावा भी 2 तरीके हैं। सैंपलिंग को समझने के लिए उन 2 तरीकों को पहले समझना जरूरी है, फिर आपको पता चलेगा कि सैंपलिंग इन दोनों का जो पॉजिटिव है उसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सबसे पहले 100% सिलेक्शन। सिलेक्शन करने का एक तरीका यह होता है कि आप किसी भी एरिया के अंदर 100% आइटम को सिलेक्ट कर लें। किनको? 100%। कुछ स्टूडेंट कहने लगा सर ये तो चैप्टर 1 के बेसिक कंसेप्ट की वायलेशन हो गई। आपने इनहेरेंट लिमिटेशन वर्ड में पढ़ाया था कि आइटम सैंपल बेस पे काम करता है, वो 100% आइटम टेस्ट नहीं करता। यहां पे आप पढ़ा रहे हैं 100% सिलेक्शन भी करता है। तो पहली चीज 100% सिलेक्शन कर सकता है, ये उसकी ऑप्शन है। और दूसरी चीज 100% सिलेक्शन अगर करता भी है ना तो ये किसी 1, 2 या 3 एरिया पे, इक्का दुक्का एरियाज में करेगा। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एरिया में 100% सिलेक्शन हरगिज नहीं करेगा। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल छोटी सी बताएगा। जैसे छोटी सी एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। शेयर कैपिटल है, आप खुद बताइए शेयर कैपिटल में क्या बहुत सी ट्रांजैक्शन हुआ करते हैं? नहीं, उसमें इक्का दुक्का ट्रांजैक्शन होंगी पूरे साल में, और होंगी भी मिलियंस की। तो खुद मुझे बताइए अगर इक्का दुक्का ट्रांजैक्शन हो भी मिलियन की, जिसे हम क्या नाम देते थे? स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस। अगर शेयर किसी भी एरिया में स्मॉल नंबर 2-4 ट्रांजैक्शन हो भी बड़ी लार्ज वैल्यू की, तो उसका सैंपल सेलेक्ट करना चाहिए कि सारी आइटम को सारी आइटम को सेलेक्ट करना है। तो 100% सिलेक्शन समझ आ गया क्या है। लेकिन ये हमारे बेसिक कंसेप्ट से मुतजाद नहीं है। क्यों मुतजाद नहीं है? क्योंकि ये इक्का दुक्का एरिया पे 100% सिलेक्शन है, 2-4 एरिया पे, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं। तो ओवरऑल तो हमारा काम वो सैंपल बेस में ही रहेगा। 100% सिलेक्शन बेसिक कंसेप्ट से अभी दोबारा आते हैं, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले बेसिक कंसेप्ट निकाल लें। फिर स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन। स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन क्या है? स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन का मतलब है कि बड़े ध्यान से आइटम्स को सेलेक्ट करना, चुन के किसी खास क्राइटेरिया को सामने रख के आइटम्स को सेलेक्ट करना, इसे कहते हैं स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन। खास है, जैसे फर्ज कीजिए मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि रिपेयर एक्सपेंस के एरिया में या किसी भी एक्सपेंस के एरिया में जो क्रेडिट आइटम्स आ रही होती है ना, वो नॉर्मली कोई ना कोई मिसक्लासिफिकेशन होती है, वो कोई ना कोई मिस स्टेटमेंट होती है। इसलिए भाई अपने एक्सपेंस के एरिया में जितने भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं वो सेलेक्ट कर लो, वो सारी कर लो। अच्छा, अगर क्रेडिट आइटम्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है, क्या ये 100% सिलेक्शन है? क्योंकि डेबिट आइटम को थोड़ा ही सिलेक्ट किया है। 100% तब होती है जब डेबिट आइटम सबको करते हैं। हमने चुन के सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट किया जिनमें रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट था। ये कौन सी सिलेक्शन है? स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन। ठीक है, 100% सिलेक्शन में एक प्लस है एक माइनस। प्लस ये है कि 100% सिलेक्शन करके ना आप पूरे एरिया के बारे में बता सकते हैं इसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, पूरे एरिया के बारे में जी। हाँ, लेकिन वो टाइम प्लस ये है पूरे एरिया के बारे में, और माइनस क्या है? टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी। स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन में टाइम या कॉस्ट नहीं लगेगा, इसका प्लस। लेकिन इसका माइनस क्या है? आप जब गौर से सुनिएगा, ये टेक्निकल कंसेप्ट है। जब आप स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन करेंगे तो आप प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद सारे एरिया के बारे में ओपिनियन नहीं दे सकते कि वो ठीक है कि गलत। सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस के बारे में कह सकते हैं ये ठीक है जिनको सेलेक्ट किया है। भाई बात समझ आ रही है? क्योंकि आप क्या क्रेडिट आइटम सारी सेलेक्ट कर लूं, उसमें मिस स्टेटमेंट है, तो क्या मैं डेबिट के बारे में भी कह सकता हूं कि मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? जितनी क्रेडिट में मिस स्टेटमेंट है उतनी ही डेबिट में होंगी। नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? उनको मैंने चेक ही नहीं किया। स्पेसिफिक भाई, ये बात समझ आई? अब अगली बात जरा ध्यान से सुनिएगा। तीसरा तरीका है ऑडिट सैंपलिंग। तीसरा तरीका क्या है? ऑडिट सैंपलिंग। ऑडिट सैंपलिंग क्या है? ऑडिट सैंपलिंग है 100% से कम आइटम्स को सेलेक्ट करना। पहला असूल क्या? ऑडिट सैंपलिंग क्या है? ऑडिट सैंपलिंग इज सेलेक्टिंग लेस देन 100% आइटम्स। 100% आइटम्स को सेलेक्ट नहीं, लेस देन। जब लेस देन 100% कहा ना तो सैंपलिंग डिफरेंशिएट हो गई 100% सिलेक्शन से। एग्री करते हैं? दूसरा पॉइंट, सेलेक्टिंग लेस देन 100% आइटम्स इन सच ए वे। सिलेक्शन कैसे की? 100% से कम की, लेकिन कैसे की? क्या किसी खास क्राइटेरिया को सामने रखे, किसी खास फैक्टर को सामने रखे? नहीं, सेलेक्टेड इन सच ए वे दैट
ईच आइटम हैज चांस ऑफ सिलेक्शन, के हर आइटम के सेलेक्ट होने का चांस है। 100% से कम आइटम। अच्छा मुझे बताइए, स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन में अगर मैं सारी क्रेडिट आइटम को सेलेक्ट करता हूं तो इनमें डेबिट आइटम के सेलेक्ट होने का चांस है? नहीं। तो मैं ओपिनियन भी क्रेडिट आइटम के ऊपर दे सकता हूं, डेबिट आइटम्स के ऊपर नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? उनको सेलेक्ट ही नहीं किया, ना ही उनके सेलेक्ट होने का चांस था। तो क्या मैं ये कह सकता हूं मेरा क्रेडिट आइटम वाला सैंपल जो है ये उस एरिया की पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है? पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो तो सिर्फ क्रेडिट का रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन सैंपलिंग में क्या होगा, दो बातें नोट करनी है, फिर आपको इसका फायदा बताऊंगा। सैंपलिंग में दो बातें, क्या? सेलेक्टिंग लेस देन 100% आइटम्स, और दूसरा सिलेक्टेड इन सच ए वे दैट ईच आइटम हैज चांस ऑफ सिलेक्शन। तो मुझे बताइए, जब हर आइटम के सेलेक्ट होने का चांस है, अब चाहे हर आइटम सेलेक्ट ना हो, हर आइटम सेलेक्ट नहीं होगी क्योंकि लेस देन 100% है, लेकिन हर आइटम के सेलेक्ट होने का चांस है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं मेरा जो सैंपल है वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा? बिल्कुल, क्योंकि सेलेक्ट होने का चांस है। तो मेरे सैंपल में गुड वाली आइटम्स भी आ रही होंगी, ओके वाली, और मिसस्टेटेड भी आ रही होंगी। तो इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा यह हुआ कि अब आप सारी की सारी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। इस सैंपल के रिजल्ट की बेस पे सारी की सारी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए सैंपलिंग में ना ये दोनों पॉइंट बड़े हैं। पहले पॉइंट ने सैंपलिंग को डिफरेंशिएट किया किससे? 100% सिलेक्शन से। दूसरे पॉइंट ने सैंपलिंग को डिफरेंशिएट किया किससे? स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन से। ठीक है, और फिर फायदा क्या हुआ कि हम काम 100% से कम कर रहे हैं लेकिन कंक्लूजन पूरी पॉपुलेशन पे दे रहे हैं। इसका फायदा भी आ गया, इसका फायदा भी आ गया। ये दोनों का समझ लें मर्जर एक तरह से कर। मैं कुछ बात समझ आई? अच्छा थोड़ी सी समझ आई। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। प्रिंसिपल साहब ने कहा आपकी ऑडिट की क्लास का रिजल्ट देखना है, क्या आएगा इस दफा अंदाजा लगाना है। आई कैप में क्या आएगा? इनका टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने कहा पहली ऑप्शन सारे स्टूडेंट्स को भेज दिया प्रिंसिपल रूम में। ये कौन सा है? 100% है। प्रिंसिपल साहब ने फौरन वापस भेज दिया, इतना फार्ग नहीं हूं मैं कुछ एक स्टूडेंट को भेजिए। मैंने कहा अच्छा टीए से मैंने कहा भाई पिछले टेस्ट का रिजल्ट तो लेके आओ, उसमें जो टॉप के 10 स्टूडेंट्स हैं वो भेज दो। अब ये क्या स्पेसिफिक है? अच्छा प्रिंसिपल साहब ने इंटरव्यू किया सारे, उन्होंने कहा हमारी क्लास का रिजल्ट तो 100% आएगा। क्या ये कंक्लूजन ठीक है? इसका मतलब अगर सैंपल ठीक ना हो कंक्लूजन भी ठीक नहीं होता। सैंपल ठीक ना हो ये कौन सा स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन। इसमें प्रिंसिपल साहब ये तो कह सकते हैं कि जिन 10 का इंटरव्यू किया वो पास हो सकते हैं, लेकिन सारी क्लास के बारे में ये नहीं कहा। ये है स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन। अब ये हमने ये कैसे सिलेक्शन करे कि हर, अगर मैं ऐसे सिलेक्शन करूं भाईजान आप चले जाएं, आप चले रैंडमली आप चले, ये क्या होगा? अब इस तरीके से क्या सिर्फ पास होने वाले स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे? क्या सिर्फ फेल होने वाले? एक दोनों तरह के सिलेक्ट हो जाए। तो ये वाला जो सैंपल होगा ये, अब वो से सुनिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन होगा। ये वाला सैंपल क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। इसकी बेस पे जो रिजल्ट ड्रॉ किया जाएगा ना कि तकरीबन 40% के करीब स्टूडेंट्स पास हो सकते हैं, तो वो ज्यादा रियलिस्टिक होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे सैंपल में हर तरह का स्टूडेंट आ गया, हर तरह का यूनिट आ गया। क्लियर? तो ये है सैंपलिंग। क्या कि 100% से कम आइटम्स पे काम करना और सारी की सारी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करना। क्लियर? लेकिन इसके लिए जरूरी है सैंपलिंग की टेक्निक्स सीखना। भाई सैंपलिंग अच्छी बात है कि नहीं? ये कैसे अच्छी बात है? काम थोड़ा, ओपिनियन सारी पॉपुलेशन पे। ठीक है, तो यहां पे हम सैंपलिंग सीखने जा रहे हैं। और आपको एक मजे की बात बता दूं, घर के करीब कभी आपने किसी को देखा देग पकाते हुए? उसको भी सैंपलिंग आती है, उसको भी। हाँ, उसको कैसे सैंपलिंग आती है? वो अपने प्रोफेशन में, उसके गुरु ने भी उसके प्रोफेशन में उसे सैंपलिंग सिखाई है। वो कैसे सिखाई? भाई ये देखने के लिए देग सही पकी है कि नहीं, सारी देग खा के चेक करता है। सारी देग थोड़ी खा के चेक करेगा, तो 100% हो जाएगी। क्या करता है? 2 दाने, 2-3 चम्मच जो है वो चेक करेगा। लेकिन याद रखे उसके गुरु ने भी उसे बताया, सैंपलिंग के रूल्स उसके गुरु ने भी सिखाए हैं। भाई सैंपलिंग करनी है, पहले ये सिखाया, फिर दूसरे नंबर पे क्या सिखाया? ऊपर से चावल नहीं उठाने, वो हो सकता है कच्चे हो थोड़े, और फिर बॉटम से भी चावल नहीं उठाने, क्यों? वो हो सकता है लगे हो खराब हो। क्या करना है? अच्छे तरीके से चम्मच फेर के। तो सैंपलिंग हमने सीख ली। अब सैंपलिंग में, देग में सैंपलिंग की चम्मच कैसे फेरना है, ये हम अगले चैप्टर में सीखने जा रहे हैं, बाकी के चैप्टर में। तो सैंपलिंग का कंसेप्ट समझ आ गया जी? चलिए अब कुछ 2-3 चीजें मजीद डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। पहले चीज 100% सिलेक्शन क्या है? क्लियर हो गया?
अच्छा, अब वो ये बता रहा है 100% सिलेक्शन नॉर्मली किन एरियाज में की जाती है। पहली एग्जांपल उसने कहा स्मॉल व्हेन पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज। फर्क सिर्फ कंसेप्ट सेम है, कंफर्मेशन में सिर्फ बैलेंसेस का वर्ड यूज किया था वैल्यू के, वो उधर भी वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, इधर बैलेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज या लार्ज बैलेंसेस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे खुद बताइए, अगर 2-4 ट्रांजैक्शंस हो तो उनमें भी सैम्पलिंग करेंगे कि उनको पूरे का पूरा सिलेक्ट कर लेंगे? अच्छा बताइए, आपके मैनेजर ने आपसे कहा सेल्स को वेरीफाई करो, सेल्स है 100 मिलियन की, उसमें से 2 ट्रांजैक्शन है 20 मिलियन और 15 मिलियन, टोटल 2 ट्रांजैक्शन में 35 मिलियन है, बाकी के ट्रांजैक्शन थोड़ी थोड़ी लाखों में है, सब क्लासिफिकेशन करेंगे कि नहीं? करेंगे। क्लासिफिकेशन किए बगैर अगर सैंपल उठा ले, उसमें चांस है बड़ी आइटम हो सकता है ना आए। अच्छा, बड़ी आइटम ये जो 2 आइटम्स हैं स्ट्रेटिफिकेशन के बाद, इस वाली क्लास में सैम्पलिंग करेंगे कि इसमें सारे का सारे? क्यों? ताकि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एविडेंस मिल सके। 2 आइटम सेलेक्ट करेंगे और आपका 25% के करीब 30% के करीब एरिया कवर हो जाएगा। तो पार्टनर पहले ये कहता है पहले बड़ी आइटम सेलेक्ट करो ताकि तसल्ली हो जाए, इतने % तो हमने कवर कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद जो बाकी आइटम्स रह जाएंगे जो निस्बतन स्मॉल है, उन पे सैम्पलिंग कर लो। तो हमने पहले अच्छा, इसीलिए कह रहा है अगर किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी एरिया में, या तो वो एरिया पूरे का पूरा उसमें 2-4 ट्रांजैक्शन हो तो उसको सेलेक्ट कर लो बड़े बड़े, या अगर उसमें ट्रांजैक्शन ज्यादा है उनकी स्ट्रेटिफिकेशन करो, स्ट्रेटिफिकेशन में जो टॉप 10 है ना उनको सेलेक्ट कर लो, ताकि जितना हो सके कम वक्त में आप ज्यादा से ज्यादा एविडेंस हासिल कर सके। पहली बात समझ आती है? शेयर कैपिटल की एग्जांपल उसने दी, इक्का दुक्का ट्रांजैक्शन होती है पूरे साल में, बात वो भी नहीं होती, लेकिन अगर हो तो वो मिलियंस की होती हैं, उसमें सिलेक्शन थोड़ी करेंगे। 2 ट्रांजैक्शन है, एक 200 मिलियन की, एक 150 मिलियन की, सर सैम्पलिंग कर लें। तो सैम्पलिंग नहीं भाई, उधर एक्सपेंस में 2,500 के पीछे खजलहार हो रहे होंगे और ये 150 मिलियन की ट्रांजैक्शन है, इसको छोड़ दो, सैम्पलिंग नहीं। क्लियर? दूसरा, व्हेन देयर इज सिग्निफिकेंट रिस्क। मेरा जो प्रैक्टिस में पहला ऑडिट क्लाइंट था उसमें मैं जूनियर था, जो मेरे सीनियर ने मुझे पहला क्लाइंट और पहला एरिया याद, उसके बाद क्या होता रहा वो याद नहीं है, पता नहीं क्या कुछ एरिया करते रहे, लेकिन पहला एरिया पहला क्लाइंट याद, वो था लीगल एक्सपेंसेस का। और मेरे सीनियर ने मुझे कहा था, बैंक था वो, सीनियर ने कहा इसमें 100% ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करो। मैंने कहा नहीं सर 100% क्यों, मैं तो ऑडिट में पढ़ के आया हूं सैम्पलिंग बेस पे काम होता है। उन्होंने कहा लगता है सैम्पलिंग वाला चैप्टर नहीं पढ़ा था, उसमें यह सिखाया क्या, जब रिस्क ज्यादा हो ना सारी उन्होंने कहा मैं लीगल एक्सपेंस में 100% सिलेक्शन आपको इसकी अमाउंट की वजह से नहीं कर। अमाउंट क्या थी? 5,000, 3,500, किसी वकील को 3,500 दिया पेशी का, किसी को 5,000 दिया, वो इस तरह के एक्सपेंसेस छोटे छोटे थे। मैंने कहा सर एक्सपेंसेस की अमाउंट भी कम है, छोटी छोटी है, इसकी बजाय दूसरा एरिया ना कर लो उसमें अमाउंट बड़ी बड़ी। उन्होंने कहा नहीं यही करो और 100% करो। मैंने कहा सर रीजन क्या है? मैंने कहा इस वजह से नहीं कह रहा कि अमाउंट्स कम है, इस वजह से कह रहा हूं इसमें रिस्क है, क्योंकि ये है लीगल केसेस की फीस। तो हो सकता है क्लाइंट ने हमें लीगल केसेस सारे के सारे ना बताए हो सकता है कि नहीं, कि लिटिगेशन क्लाइंट के खिलाफ है सारे के। अच्छा ये तो हो सकता है क्योंकि लिटिगेशन हमसे छुपा ले क्लाइंट, लेकिन ये नहीं हो सकता उसकी फीस ना दी हो। तो उन्होंने मुझे कहा लीगल एक्सपेंसेस सारी आइटम को सेलेक्ट करो, अमाउंट को भी चेक कर लो, लेकिन असल चीज ये देखनी है ये लीगल फीस जिस केस के लिए दी गई है वो लिस्ट में शामिल है कि नहीं। वो लिस्ट में इसे पता चल जाता है कि क्लाइंट हमें कंप्लीट लिस्ट दिया कि नहीं। तो खुद बताइए लिटिगेशन को, लीगल केसेस को वेरीफाई करते हुए लीगल एक्सपेंसेस को चेक करना चाहिए कि नहीं। इससे पता चल जाता है कि कोई केस हमसे छुपाया तो नहीं, क्योंकि ये तो हो सकता है हमसे छुपाए लेकिन वकील को पैसे ना दे, ये नहीं हो सकता। तो हम लीगल एक्सपेंसेस से पकड़ लेते हैं क्लाइंट को, लीगल केसेस कंप्लीट। तो जब रिस्क ज्यादा हो किसी एरिया में हमें सैंपल करना चाहिए कि ऑल आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑल आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, जैसे इसकी एग्जांपल है बैंक और लॉयर्स। आपको पता है कंफर्मेशन में, हम कंफर्मेशन में भी सीखा था इनको, ठीक है। यहां पे उसकी रीजनिंग बता रहा है क्योंकि इनमें सिग्निफिकेंट रिस्क होता है। आगे चलते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव। जब एक प्रोसीजर पे भी उतना ही टाइम लगना हो और 1000 प्रोसीजर पे भी उतना ही टाइम लगना हो तो हम 1000 प्रोसीजर परफॉर्म कर लेते हैं। ये कैसे हो सकता है? एक प्रोसीजर पे भी उतना 1000 प्रोसीजर। ये होता है जब आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो, कैड कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, ठीक है। अगर आपने किसी एम्प्लॉय की देखना है टैक्स कैलकुलेशन ठीक हुई है कि नहीं, तो आपको पता होगा टैक्स का फार्मूला होता है। अभी तो आप सीखते हैं ना मैनुअली कैलकुलेशन करते हैं, प्रैक्टिस में जाएंगे टैक्स कंसल्टेंट ने एक्सेल पे फार्मूला याद किया हुआ है, वो हर साल उसको रिवाइज कर देते हैं। किसी भी एम्प्लॉय की अभी भी वेबसाइट पे जाए ना, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स ऑन सैलरी, तो आपसे कहेगा मुझे सिर्फ मंथली सैलरी बता दो, टैक्स कितना काटना मैं बता दूंगा। ये अभी भी वेबसाइट पे सर्च करेंगे ना आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये फॉर्म
तो अगर आपने सिर्फ फार्मूला कॉपी करना है, आपको एक एम्प्लॉय का टैक्स पता चल जाएगा सही डिडक्ट हुआ कि नहीं। तो एक एम्प्लॉय के लिए जो फार्मूला, जब जितनी मेहनत लगनी है ना वो पहले एम्प्लॉय का फार्मूला बनाने में लगनी है। उसके बाद अगर आपने एक्सेल में काम किया हुआ ना तो आपको पता होगा फार्मूला एक दफा बन जाए तो फिर उसको कॉपी पेस्ट ही करना है, और कॉपी पेस्ट करने में कितना टाइम लगता है, 1000 एम्प्लॉयज को कॉपी पेस्ट करना, कितना कॉपी करके नीचे खींचा 1-2 सेकंड। तो ऐसी सिचुएशन में बताइए क्या हमें सैंपल बेस पे काम करना चाहिए? क्लाइंट ने आपको फिक्स एसेट्स की लिस्ट दे दी, सर ये हमारे फिक्स है 1500 के करीब फिक्स एसेट्स है, इससे भी ज्यादा होते हैं प्रैक्टिस में 1500 के करीब। आपने उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। एक तरीका तो यह सैंपल बेस पे एसेट्स को सेलेक्ट करें और डेप्रिसिएशन रीचेक कर लें, जो हम नॉर्मली सब्सटेंटिव प्रोसीजर में पढ़ते हैं। लेकिन यही अगर हमारे पास कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक हो, इधर क्लाइंट ने हमें एक्सेल में लिस्ट दे दी एसेट्स की, हमने उसके आगे फार्मूला लगा दिया कि डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 10% ऑफ कॉस्ट या WDV, और इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, तो मुझे बताइए एक एसेट की वेरिफिकेशन और 1000 एसेट्स की वेरिफिकेशन में कोई फर्क होगा? 2-4 सेकंड शायद ज्यादा लगे। तो अगर ये कॉस्ट इफेक्टिव हो, कॉस्ट इफेक्टिव कब होता है? जब हम कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स को यूज कर रहे होते हैं। हर कंप्यूटर प्रोसीजर में ये नहीं होता, लेकिन अगर फार्मूला बेस्ड कैलकुलेशन है और कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए आप फार्मूला इमीडिएटली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें फिर सैम्पलिंग की बजाय क्या करना चाहिए? 100% करना। वैसे भी कंप्यूटर ने काम करना है, कौन सा हमने करना है? वो जल्दी कर ले, वो थकता भी नहीं है, काम भी जल्दी कर ले, तो वो तो 100% कर ले, हम तो इतना कर सकते। चलिए लास्ट, पॉपुलेशन नॉट होमोजेनस, इसको बस रट्टा लगा लें, पॉपुलेशन नॉट होमोजेनस। इसका मतलब ये है कि एग्जांपल दे देता हूं इसकी फिर भी, कि जब पॉपुलेशन एक जैसी ना, क्योंकि ये होमोजेनस का वर्ड है ना, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, बाज़ औक़ात बच्चे नॉट का वर्ड स्किप कर जाते हैं। तो पॉपुलेशन नॉट होमोजेनस का मतलब है जो एक जैसी हो चीज। पॉपुलेशन नॉट होमोजेनस का मतलब पॉपुलेशन एक जैसी नहीं है ना, फिर सबको सेलेक्ट कर लो। जैसे इन्वेंट्री है, उसको सेल किया, आज इस इन्वेंट्री को सेल किया, 2 दिन बाद किया, महीने बाद किया, 2 महीने बाद किया, सारी की सारी इन्वेंट्री एक ही जैसी है, कोई फर्क तो नहीं है, वो है पॉपुलेशन होमोजेनस, उधर सैंपलिंग कर लो। लेकिन अगर फिक्स एसेट को सेल किया, आज किसी और फिक्स एसेट को सेल किया, कल किसी और एसेट, आज एसी को सेल किया, महीने बाद जनरेटर को सेल किया, फिर उसके बाद फ्रिज को सेल कर दिया, अरे तो ये सारी पॉपुलेशन क्या है? क्या है? हेट्रोजीनियस क्या होता है? ऐसी रॉकेट साइंस, तो परेशान हो गया ये कहां से आ गया? नॉट होमोजेनियस। तो जब आइटम एक जैसी नहीं हो तो सबको सिलेक्ट कर लेना चाहिए। भैया 100% सिलेक्शन क्लियर हो गया। अब स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन। स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन क्या है? चुन चुन कर आइटम्स को सेलेक्ट करना। कैसे? चुन चुन। इसमें दो उसने एग्जांपल दिए। ऑल आइटम्स ओवर ए सर्टेन अमाउंट। अगर आप सेल्स को वेरीफाई कर रहे हैं और आपने सेल्स की, मैनुअली काम बड़ा अजाब होता था। मैनुअली एक जमाने में ना, जब कंप्यूटर नहीं होते थे, हमने नहीं हमारे जमाने में आ गए थे, लेकिन ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को नहीं दिए जाते थे, वो हमारे आर्टिकल्स के एंड पे जाके ट्रेनिंग स्टूडेंट के साथ शेयर। तो उसमें क्लाइंट का जो ट्रायल बैलेंस होता था ना, जो सॉरी जीएल होता था, उसमें से लार्ज आइटम को सेलेक्ट करना एक अजाब होता था, क्योंकि हमें नहीं पता होता था लार्ज आइटम कहाँ आएगी। वो अगर 100 पेजेस है, वो हो सकता है लार्ज आइटम पेज 3 पे आए, फिर पेज 20 पे आए, फिर 45 पे आए, वो पता नहीं चलता। लेकिन एक्सेल की वजह से ये काम बड़ा आसान हो गया। आपने देखा उसमें एक कमांड होता है फिल्टर, वो सारी आइटम को तरतीब से लगाया, बड़ी बड़ी आइटम सारी इकट्ठी हो जाती है, छोटी छोटी स्ट्रैटिफिकेशन जो है ना बहुत आसान हो गई। अब ये कंप्यूटर से डाटा टेक्निक्स की वजह से एक हमारा कंसेप्ट आएगा, उसमें पूछेगा कैट्स के क्या इस्तेमाल हैं कंप्यूटर से डाटा टेक्निक्स। तो आपने सबसे पहला जो लिखना है ना, 2 लिखने हैं। एक आपने उसको बताना है कंपेयर करने में, और दूसरा बताना है स्ट्रैटिफिकेशन में। बाकी और भी यूजेज है 12। तो स्ट्रैटिफिकेशन करने के बाद आपने अगर फैसला किया 1 लाख से ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शन है सारी सेलेक्ट कर लो, क्या ये 100% सिलेक्शन है? नहीं। अच्छा, क्या ये सैम्पलिंग है? सैम्पलिंग क्यों नहीं है? क्योंकि ऑल आइटम्स ओवर सर्टेन अमाउंट सेलेक्ट कर रहे हैं, जो बिलो सर्टेन अमाउंट है उसके सिलेक्ट होने का चांस नहीं है। तो आपकी पॉपुलेशन 100% जो परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ऑल आइटम, फिर इसके बाद अच्छा, जो बाकी की बिलो 1 लाख ट्रांजैक्शन उसको छोड़ दे कि उसमें से भी सिलेक्शन करनी चाहिए, उसमें से भी। लेकिन उसमें से हम सिलेक्शन कैसे करेंगे? रिस्क को सामने रखते हुए। इसमें बेसिकली स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन में 2 रीजंस की वजह से सिलेक्शन की जाती है, मटेरियलिटी की वजह से, रिस्क की वजह से। अगर आप थोड़ा सोचें ना, तो ये आपको बता रहा है कि जितनी भी मटेरियल आइटम है ना ओवर सर्टेन अमाउंट, वो सारी सिलेक्ट कर लो। और यहां पे क्या कह रहा है कि जो कम अमाउंट की उनमें देखो रिस्क किस में ज्यादा है, उनको सेलेक्ट कर लो। क्लियर? फिर इसके बाद
तीसरा ये तो हमने पढ़ लिया ऑडिट सैंपलिंग, क्लियर। अच्छा अब ये इनकी डेफिनेशन है वो आप याद कर लेंगे मुझे पूरी उम्मीद। लेकिन अब केस स्टडी में जो कंसेप्ट यूज होना है वो बता रहा हूं। केस स्टडी में आपके सामने कोई पॉपुलेशन रखेगा, क्लासिफिकेशन रखेगा और आपसे कहेगा बताओ इसमें से सिलेक्शन कैसे करनी है, इसमें सिलेक्शन कैसे करनी है। आपने 100% को छोड़ देना। अगर तो वो एरिया कुछ ऐसा है ना जिसमें आपको लग रहा है कि जी रिस्क बहुत ज्यादा है, जैसे बैंक का केस है, लॉज का केस है, शेयर कैपिटल का, फिर तो आप उसे कहेंगे 100% सिलेक्शन। नॉर्मली 100% सिलेक्शन नहीं करते आपने, इसलिए जब वो केस स्टडी में, ये नॉर्मली हमारे लिए इररेलेवेंट होगा केस स्टडी में, ये दो केस स्टडी में रेलिवेंट होंगे। जब कभी आपने सिलेक्शन करनी है ना, आपने सबसे पहले कहना है कि ये जो सबसे ऊपर वाली कैटेगरी है ना, सबसे ऊपर वाली कैटेगरी, इसमें सारी आइटम को सिलेक्ट कर लो, इसमें सारी आइटम को सिलेक्ट कर, आल आइटम ओवर सर्टेन अमाउंट। और जो बाकी की आइटम्स हैं उनमें से जो रिस्की वाली हैं उनको सेलेक्ट कर लो, और रिस्की के भी बाद जो रिमेनिंग आइटम रह जाएंगी उनमें सैंपलिंग कर लो। यानी आपने जब कभी वो आपसे पूछेगा ना ये पॉपुलेशन है बताओ कैसे आइटम को सेलेक्ट करोगे, आपने 3 हेडिंग्स बतानी है। पहली ऑल आइटम्स, ये किस कैटेगरी में सेलेक्ट करनी है, दूसरा रिस्की आइटम्स, और तीसरा सैंपलिंग। सिर्फ एक नजर दिखाना चाह रहा हूं आपको, पता नहीं वॉल्यूम 1 में क्वेश्चन है कि वॉल्यूम 2 में। हाँ चले एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 को जरा देखिए, क्वेश्चन 2 को देखिए। वो कह रहा है बताओ इसमें से आई कैप का क्वेश्चन है ये, हाउ वुड यू फॉलो फॉर सेलेक्टिंग द डाटा फॉर बैलेंस कंफर्मेशन। आप कैसे इसमें से पार्टीज को सेलेक्ट करेंगे। देखिए रिक्वायरमेंट में सेलेक्टिंग का वर्ड आ रहा है और ऊपर उसने आपको पॉपुलेशन दी है, जाहिर है डेटर्स की होगी, सेल्स की होगी, क्रेडिटर्स की होगी। अच्छा मुझे बताइए क्या उसने क्लासिफिकेशन करके दिया, स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन करके दिया कि नहीं दी, स्ट्रेटिफिकेशन दी। क्या आप रैंडमली इसमें से आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे, रैंडमली सेलेक्ट नहीं करेंगे। स्टेप नंबर 1 में किन को सिलेक्ट करेंगे, कौन कौन सी आइटम, कौन कौन सी आइटम को। अगर आप देखें ना इसमें तो चेन स्टोर में स्टोर ए बी सी, ये तीनों स्मॉल नंबर है, अमाउंट लार्ज है। तो चेन स्टोर में तो सबको सेलेक्ट कर लो, कि चेन स्टोर में भी सैंपलिंग कर लें, चेन स्टोर में सैंपलिंग ना करें, सबको सेलेक्ट कर लें। क्यों सबको सेलेक्ट कर लें, स्मॉल नंबर। 3 आइटम सेलेक्ट करके आपका मेरे ख्याल आधे से ज्यादा काम तो इधर ही हो जाना है, ठीक है जी। अच्छा फिर इसके बाद बाकियों में क्या करें, क्रेडिट बैलेंस को सेलेक्ट कर लें। क्रेडिट बैलेंस को क्यों सेलेक्ट, ये तो छोटी सी नेगेटिव है, बल्कि नेगेटिव है इसीलिए रिस्क है। ये लगता है कि मिस क्लासिफिकेशन हो गई है। डेटर के केस में नेगेटिव का मतलब है पे करना है, क्रेडिटर के केस में नेगेटिव रिसीव करना है। तो नेगेटिव बैलेंसेस हमेशा, नेगेटिव बैलेंस हमेशा मिस स्टेटमेंट। 2 वकूए याद आ गए लेकिन टाइम कम है, रहने दो। नहीं शायद मैंने पहले बताए हुए, दोनों में मेरी क्लास हुई। एक दफा मैनेजर ने की, सीनियर मैनेजर थे, एक दफा क्लाइंट ने की। पहले कौन सी बताऊं, पहले क्लाइंट वाली सुन लें। असल में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखा होता है जब कभी ऑडिट करने जाए ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ये पहले ऑब्टेन करना है। उसमें मैं नहीं अंडरस्टैंडिंग सही तरीके से ऑब्टेन करने का, डायरेक्ट प्रोसीजर परफॉर्म करो, टिक्कू ऑडिट करो, निकलो। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थे, क्लाइंट मेरे जिम्मे आया इन्वेंट्री का एरिया। जैसे ही मैंने बैलेंस शीट देखी मेरे होश उड़ गए, उसमें इन्वेंट्री का बैलेंस नेगेटिव आ रहा था। मैंने कहा सर, क्लाइंट के पास, मैंने कहा सर पॉजिटिव होना चाहिए था, चल पॉजिटिव नहीं है, 0 हो जाता, ये नेगेटिव बैलेंस मैं कैसे वेरीफाई करूं। अच्छा क्लाइंट भी ना लिस्टेड क्लाइंट हमें ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते, अनलिस्टेड क्लाइंट ना ऑडिटर को बड़ा बॉस बना के रखते हैं। लिस्टेड क्लाइंट, मैंने कहा सर ये तो मुझे कोई गड़बड़ लगती है, तो कहता तो ढूंढे ना आप, इसलिए तो आए हैं आप। मैं कहा सर आपने बताना है क्या गड़बड़, कहता नहीं आपने ढूंढना है। अल्लाह अकबर। अच्छा फिर उसके बाद मैंने प्रोसीजर जब समझा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, तो पता चला सामान पहले आता है सप्लायर से, उसकी बनती है गुड रिसीट नोट, और वो होती है फिर इन्वेंट्री में गुड रिसीट नोट अकाउंट डिपार्टमेंट में जाती है, वो उसकी एंट्री पास करते हैं, परचेजेस डेबिट क्रेडिट, और सामान चला जाता है वहां वेयर हाउस में। फिर वेयर हाउस से जब फैक्ट्री में जरूरत पड़ती है ना मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो जब इशू करते हैं तो एक होता है स्टोर इशू फॉर्म या कंजम्पशन समरी, कुछ उसको उस तरह का नाम देते थे। वो बनता है, सामान चला जाता है फैक्ट्री में वेयर हाउस से, और वो कंजम्पशन समरी चली जाती है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, वो उसकी बेस पे एंट्री पास कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। हुआ ये था उसमें कि परचेज हुई, परचेज जीआरएन बनी, लेकिन जीआरएन पहुंची नहीं, या पहुंची तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले के पास इधर उधर हो गई, जीआरएन रिकॉर्ड नहीं हो सके। लेकिन जब स्टॉक इशू हुआ
तो जो कंजम्पशन समरी थी उसकी वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट पहुंच, उसने वो रिकॉर्ड कर ली। तो हुआ क्या, परचेज रिकॉर्ड नहीं हुई, कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड, नेगेटिव ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, नेगेटिव। तो नेगेटिव, इसका मतलब कि क्या इस एग्जांपल में मिस स्टेटमेंट थी? बिल्कुल मिस स्टेटमेंट। क्या मिस स्टेटमेंट थी? परचेजेस रिकॉर्ड नहीं हुई। तो नेगेटिव बैलेंस हमेशा, नेगेटिव बैलेंस मुझे याद आ गया, नेगेटिव बैलेंस कहीं पे भी आ जाए, हमारे याद रखें काउंटिंग में बैलेंस यहाँ डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। नेगेटिव बैलेंस सिर्फ बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन के लिए नेगेटिव करते हैं, वरना किसी भी एरिया का बैलेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ना एसेट का ना लायबिलिटी का। तो इसमें मिस स्टेटमेंट थी। क्लियर? चलिए, तो यहां पे भी नेगेटिव बैलेंस है ना। अच्छा, दूसरी बात है, कंसेप्ट याद है, मैनेजर वाली बात सुन ले। उस क्लाइंट में, वो भी लिस्टेड क्लाइंट था, उसमें फिक्स एसेट्स का एरिया मिला था। फिक्स एसेट के एरिया में होता है एक फिक्स एसेट शेड्यूल होता है ना, एक होता है फिक्स एसेट रजिस्टर। फिक्स एसेट रजिस्टर में ना इंडिविजुअली जितने भी क्लाइंट के एसेट्स होते हैं सबकी डिटेल होती है कि ये फिक्स एसेट शेड्यूल में एग्रीगेट होता है। एग्रीगेट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बात अगर फिक्स एसेट शेड्यूल तक ही निमट जाती ना तो मैं ओके था, लेकिन मैनेजर ने जब देखा फाइनेंशियल में फिक्स एसेट शेड्यूल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही होता है, मैनेजर ने कहा फिक्स एसेट रजिस्टर ले आओ। फिक्स एसेट रजिस्टर आया, उसके बाद मैनेजर फिक्स एक एक एसेट को देखना शुरू। अच्छा, ये एसेट है, ये कॉस्ट है, ये क्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये साल की डेप्रिसिएशन। अच्छा, सब पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है? बिल्कुल हुई है। सब पे हुई है? सब पे हुई है। मैंने कहा सब पे हुई है। सब पे हुई है? मैंने कहा सर सब पे हुई है, मैंने चेक किया है। मैनेजर ने कहा आ जाओ, बैठ जाओ इधर। चेक करना शुरू। क्लाइंट ने समय लगाया हुआ था फार्मूला, वो एक्सेल की शीट थी, क्लाइंट ने फार्मूला लगाया कि अन्य वाक कॉपी पेस्ट किया हुआ था। एक जगह पे एसेट का बैलेंस आ गया नेगेटिव, फिक्स एसेट नेगेटिव की बात चल रही है ना। मैंने पूछा भाई बात सुनो, ये एसेट की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए फिक्स एसेट की, अब ये फिक्स एसेट इन्वेंटरी की, मैंने कहा बिल्कुल होनी चाहिए। चलो फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया, जीरो हो जाए अगर उसकी रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, ये नेगेटिव क्यों आ रही है? मैं कहा सर टोटल तो पॉजिटिव है फिक्स एसेट शेड्यूल में। मैंने कहा टोटल फिक्स एसेट शेड्यूल छोड़ो, फिक्स एसेट रजिस्टर में आओ, गड़बड़ तो डिटेल रिकॉर्ड में होती है ना, ये नेगेटिव क्या होनी चाहिए? मैंने कहा होनी तो नहीं चाहिए। मैनेजर को पता चल गया क्या गलती है, लेकिन वो नहीं बताई उसने। जाओ जाके क्लाइंट से पता करके आओ। जब क्लाइंट के पास जाके बैठ के डिस्कस किया थोड़ी, उस वक्त मैनेजर के सामने ना बंदा सोचने समझने के काबिल भी नहीं होता, पूरी टैग हो रहा हो ना। तो बाद में मैंने कहा मैं क्लाइंट के साथ डिस्कस पता चला क्या गलती थी भला, फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट्स को भी डेप्रिशिएट करते हैं, जब अन्य वहां कॉपी पेस्ट करे ना फिर इसी तरह की गलतियां होती है। फुल्ली डेप्रिशिएटेड, तो क्या ये भी मिस स्टेटमेंट थी? बिल्कुल। उसमें से सेलेक्ट करके जिनका नेगेटिव बैलेंस आ रहा था उनकी डेप्रिसिएशन को रिवर्स करवाया हमने। तो इसीलिए नेगेटिव बैलेंस से मुझे याद है, नेगेटिव बैलेंस में हमेशा रिस्क है, ये याद कर लें। या तो मेरे तजर्बा से सीख लें या खुद तजर्बा करके सीख लें। वैसे खुद तजर्बा करके सीख लेना वो देर पा होता है। तो ये नेगेटिव बैलेंस को सिलेक्ट करेंगे क्या इसमें? क्यों करेंगे सिलेक्ट? रिस्क है, मिस स्टेटमेंट है, किसी को हो सकता है ज्यादा पेमेंट कर दियो या कोई मिस क्लासिफिकेशन हो। अच्छा, चेन स्टोर को सिलेक्ट किया, क्यों किया? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल। क्रेडिट बैलेंस को सिलेक्ट किया, क्यों किया? रिस्क है। अच्छा, बाकी के आइटम को छोड़ दे, अब बाकी के आइटम में करेंगे सैंपलिंग। शाबाश। तो आपको समझ आ गई, जब कभी आपसे पूछे आइटम को कैसे सेलेक्ट करना है तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? 3 हेडिंग देके। पहली हेडिंग क्या है? ऑल आइटम ओवर सर्टेन अमाउंट कह लें, ये भी ठीक है, या यूं कह ले कि स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज, जो मर्जी जस्टिफिकेशन दे दे, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आपने, लेकिन रिस्क वेरी करता है, हो सकता है क्रेडिट आइटम हो सकता है क्रेडिट ना हो। जैसे एक केस स्टडी में आई कि आपने डेटर्स का दिया, उसमें उसने कहा कि क्रेडिट पीरियड है 60 डेज और 120 डेज से भी ओवरड्यू है बैलेंस। तो इसमें रिस्क किसमें था? ओवरड्यू डेटर्स में। ओवरड्यू डेटर्स में, बिल्कुल, प्रोविजन फॉर बैड डेट का। तो इसलिए 3 चीजें याद रखनी है आपने, लार्ज आइटम, रिस्की आइटम, सैंपलिंग। लार्ज आइटम, रिस्की आइटम, जब कभी सिलेक्शन करनी है किसी भी एरिया में, आईकैप के स्टडी में पूछे 3 अल्फाज में आने चाहिए, लार्ज आइटम, रिस्की आइटम, सैंपलिंग। शाबाश। अच्छा, सैंपलिंग यूज किस में होती है भाई? जहां जहां टेस्ट वहां वहां सैंपलिंग। ऑर्डर के प्रोसीजर होते हैं टोटल 4 बाय पर्पस। कौन कौन से? रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव में 2 तरह के मजीद प्रोसीजर हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल। तो सैम्पलिंग कहा होती है जहां जहां टेस्टिंग वहां वहां सैम्पलिंग, यानी सैम्पलिंग होगी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में। एक कहने लगा स्टूडेंट सर सैम्पलिंग होगी टेस्ट ऑफ डिटेल्स में और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में। मैंने कहा गलत। क्यों गलत? पहले टेस्ट। शाबाश। हालांकि कहा ठीक, लेकिन इसका मतलब है रट्टा लगाया हुआ है कंसेप्ट। जो कंसेप्ट होता है ना बिल्ड, वो तरतीब को, कंसेप्ट की लॉजिकल सीक्वेंस को भी ध्यान में रखता है। तो टेस्ट ऑफ पहले क्या? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट, फिर टेस्ट ऑफ। ये खास कंसेप्ट को सामने रख के मैंने तरतीब सीधी करवाई है, आगे चल के ये भी कंसेप्ट आएगा।
वो कहेगा एक में कहा था टेस्ट ऑफ कंट्रोल का सैंपल साइज डिटरमिन करने के लिए टेस्ट ऑफ डिटेल को कंसीडर किया जाएगा, और फिर अगले पॉइंट में कहा टेस्ट ऑफ डिटेल का सैंपल साइज डिटरमिन करने के लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल को देखा जाएगा। एक बात सही थी, एक गलत थी, सेकंड वाली, ठीक है, क्योंकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल जब परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं किया होता, लेकिन जब टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे होते हैं, ये ज़हन में रखिएगा, ये कंसेप्ट यूज होगा इसी चैप्टर में। चलिए, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल समझ आ गया। ये हमने ना टाइम बचाने के लिए कुछ जल्दी थी हमें, तो टीओसी टीओडी आपने कभी नहीं लिखना, एब्रीविएशन ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, पूरा लिखना टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अब चलते आगे, नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, रिस्क की टाइप्स बड़ी याद है, एक धारे बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क। अच्छा, दोनों में फर्क पता है तो मुझे बताइए कि बिजनेस रिस्क बड़ा कि ऑडिट रिस्क बड़ा? बिजनेस रिस्क बड़ा, शाबाश, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमें ऑडिट रिस्क कहे आइडेंटिफाई करने को, तो उसी क्वेश्चन में बिजनेस रिस्क भी होंगे कि नहीं? भाई जो ऑडिट रिस्क है वो बिजनेस रिस्क भी है, और जो बिजनेस रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं वो ऑडिट रिस्क भी है। नॉर्मली आईकैप सिर्फ ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने को कहता है, लेकिन अगर बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करने को कहे वो भी कर सकते हैं। फर्क क्या है? रिस्क सेम होगा, लेकिन वो आपने बिजनेसमैन बन के सोचना कि मैं अगर बिजनेसमैन हूं, मेरा ये बिजनेस हो, मेरा पैसा लगा हो, तो मुझे इस वकूए की वजह से दर्द होगा कि नहीं होगा? अगर दर्द होगा तो वो बिजनेस रिस्क है। और फिर आपने ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करते हुए ऑडिटर बन के सोचना है कि क्या इस वकूए की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट हो सकती है कि नहीं। अगर हो सकती है तो ऑडिट रिस्क है, नहीं हो सकती तो ऑडिट रिस्क नहीं है, ठीक है। बहरहाल हम ज्यादातर आईकैप भी ज्यादातर केस स्टडी में पूछते हैं ऑडिट रिस्क, हम भी ऑडिट रिस्क को डिस्कस करें, लेकिन बिजनेस रिस्क का कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ऑडिट रिस्क अच्छी चीज है बुरी चीज? बुरी चीज है। बुराई को जड़ से, तो जड़ पे, लेकिन सुना तो होगा बुराई को जड़ से खत्म करना चाहिए, लेकिन खत्म करने के लिए जड़ तक पहुंचना पड़ता है, ये मुश्किल काम है। तो इसलिए हमने ऑडिट रिस्क का डिटेल एनालिसिस किया। हमें पता चला ऑडिट रिस्क के 3 कंपोनेंट्स है, 3 रीजन है। कौन कौन से? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। अब इसको एक्सप्लेन करूं, इसको एक्सप्लेन करूं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एक्सप्लेन करूं, हैं करूं? हाँ, ये चीज हाँ पहले हो चुका है। कहाँ पढ़ा था? चैप्टर 11 में। ऑडिट रिस्क की 3 रीजन होती है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल, डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क में ना ऑडिटर का कसूर ना मैनेजमेंट का कसूर, वो नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ही ऐसी है। कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट के बनाए हुए सिस्टम में वीकनेस, मैनेजमेंट में नहीं, मैनेजमेंट में गड़बड़ होना, मैनेजमेंट में इंटेग्रिटी नहीं है, मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ओवरराइड कर रही है, मैनेजमेंट में गड़बड़, वो इनहेरेंट रिस्क में आता है। मैनेजमेंट के बनाए हुए सिस्टम में गड़बड़ होना, यह कंट्रोल है। और ऑडिटर के प्रोसीजर में स्टेटमेंट डिटेक्ट ना कर सके, ऑडिटर के तो हम क्या चाहते हैं, जरा देखिए मैथमेटिकली इसको एनालाइज करते हैं। हम चाहते हैं ऑडिट रिस्क को कम करना, ये ज़हन में रखिएगा। 3 कंपोनेंट है, तीनों में से किसी को भी कम कर दें मैथमेटिकली ऑडिट रिस्क कम हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनहेरेंट रिस्क को कम नहीं किया जा सकता, ना हम कर सकते हैं ना मैनेजमेंट, इसको छोड़ दें। कंट्रोल रिस्क को भी हम सिर्फ असेस कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। कम करना है तो किसने? ये भी हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो अगर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं अगर आप ऑडिट रिस्क को कम करना चाहते हैं ना, इसको असेस करें, इसको भी असेस, वर्ड के ऊपर फोकस कीजिए, असेस करें, इसको भी असेस करें, इसको रिड्यूस करें, क्योंकि ये है हमारे कंट्रोल में। यहां तक बात समझ आई? अब हमने कहा अच्छा डिटेक्शन रिस्क क्या है? डिटेक्शन, अच्छा डिटेक्शन रिस्क और ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन डिफरेंट है, ये खास तौर पे लिख ले कहीं, दोनों को ध्यान से याद करना है, मिक्स नहीं करना। तो डिटेक्शन रिस्क और ऑडिट रिस्क डिफरेंट। डिटेक्शन रिस्क क्या है? ऑडिट प्रोसीजर में स्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर सकें, ऑडिट प्रोसीजर में स्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर सके। अच्छा, अगर आप पेपर देने के लिए जाते हैं, एक सवाल आ गया जो कभी आपने पढ़ा ही नहीं हुआ, किसका कसूर है? आईकैप का के टीचर का? आपने प्रोफेशनल बन के सोचे, प्रोफेशनल बन के सोचे, टीचर का भी कसूर हो सकता है, आईकैप का भी हो सकता है। हो सकता है आपके सिलेबस में कंसेप्ट था, टीचर ने पढ़ाया नहीं। अगर तो सिलेबस में कंसेप्ट था, टीचर ने नहीं पढ़ाया, टीचर की गलती है। ये रिस्क, ये भी रिस्क है। क्या आपके सब्जेक्ट प्रिपरेशन में, किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन या ऑडिट के एग्जाम में, क्या ये रिस्क नहीं है कि आपके सिलेबस में कोई कंसेप्ट और उस्ताद पढ़ाई ना? ये भी रिस्क है। अच्छा, ये भी रिस्क है, और ये भी रिस्क है कि पेपर देने का सारा सिलेबस कवर किया, आईकैप कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नॉर्मली करता नहीं है,
कभी कभार कर भी देता है, जजमेंटल डिफरेंस होते हैं, कभी कभार हो सकता है कर भी, भाई रिस्क तो है ना, ठीक है। दोनों सूरतों में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह डिटेक्शन रिस्क है कि ऑडिटर के प्रोसीजर मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर पाए। क्या डिटेक्शन रिस्क में सिर्फ ऑडिटर का ही कसूर होगा? नहीं, हो सकता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का भी कसूर हो। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, क्यों? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने एक बात लिख दी जिसकी वजह से डिटेक्शन रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकता। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसकी वजह से डिटेक्शन रिस्क कभी, सैंपलिंग, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने क्या लिखा हुआ है कि ऑडिटर सैंपलिंग बेस पे काम कर सकता है। तो याद रखें 1000 आइटम है ना, 999 का सैंपल भी उठाएंगे ना, रिस्क है कि 1000वें में मिस स्टेटमेंट हो सकती है। तो इसलिए एक रीजन ये तो गई डिटेक्शन रिस्क की, एक रीजन क्या हो गई सैंपलिंग, और एक रीजन क्या हुई अदर देन सैंपलिंग, नॉन सैंपलिंग रिस्क। नॉन सैंपलिंग रिस्क क्या है? हमने प्रोसीजर सही परफॉर्म नहीं किए, हमने सही सुपरवाइज नहीं किया, हमने एविडेंस को सही इंटरप्रेट नहीं किया, कंफर्मेशन लेटर आया था पढ़ा ही नहीं उसको। ऐसे भी कोई होते हैं, कंफर्मेशन लेटर आता है, यकीन कीजिए आ गया ना जवाब, टिक कर दिया तो जवाब आ गया, पढ़ा ही नहीं, उधर तबाही फिरी हुई थी, पढ़ा ही नहीं उसको। फिर रिव्यू में जब सामने आता है ना उसके साथ बड़ी होती बहरहाल। तो ये क्या है? नॉन सैंपलिंग रिस्क। कंफर्मेशन लेटर सेंड ही नहीं किया, पढ़ा ही नहीं, कंडीशन पूरी नहीं हो रही थी, नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड कर दिया। अब इन सब में सैंपलिंग का कसूर थोड़ा ही है, किसी नॉन सैंपलिंग मतलब ऑडिटर का कसूर है। तो डिटेक्शन रिस्क के फर्दर 2 टाइप्स कौन कौन सी? नॉन सैंपलिंग रिस्क। क्या सैंपलिंग रिस्क को कम होना चाहिए? सैंपलिंग रिस्क को कम होना चाहिए। 2 तरीके हैं। एक देसी तरीका, क्या? सैंपल साइज बढ़ा दें, जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता जाएगा सैंपलिंग रिस्क कम होता जाएगा। जैसे ही सैंपल साइज 100% हुआ सैंपलिंग रिस्क 0। क्यों बढ़ा? सैंपलिंग ही नहीं रही तो सैंपलिंग रिस्क कहां का? ठीक है, लेकिन ये देसी तरीका। एक और तरीका है जिसमें सैंपल साइज कम किए बगैर रिस्क कम हो सकता है, वो क्या? स्ट्रैटिफिकेशन। असल में ना रिस्क होता है चेंज, वेरिएशन। जब आप क्लासिफिकेशन बनाते हैं ना, टेक्निकल रीजन बता रहा हूं कि क्यों स्ट्रैटिफिकेशन से रिस्क कम होता है। स्ट्रैटिफिकेशन से पॉपुलेशन में वेरिएशन कम हो जाती है, क्योंकि एक जैसी आइटम्स इकट्ठी हो जाती हैं, एक जैसे स्टूडेंट्स इकट्ठे बेंच में बैठे होंगे, इनमें वेरिएशन कम है, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रैटिफिकेशन से रिस्क कम होता है। केस स्टडी में ये लफ्ज बोलना है मैंने, स्ट्रैटिफिकेशन से रिस्क। एग्री करते हैं? तो हमने रिड्यूस करना था ऑडिट रिस्क, अब सैंपलिंग रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, नॉन सैंपलिंग को भी, ठीक है। इसको रिड्यूस करना है तो इनको रिड्यूस करना पड़ेगा ना। अब इसको रिड्यूस करने का तरीका, फिर इसको रिड्यूस करने का तरीका बताऊंगा। दोनों रिड्यूस तो डिटेक्शन रिस्क रिड्यूस, डिटेक्शन रिस्क रिड्यूस तो सैंपलिंग रिस्क कैसे रिड्यूस होगा? सैंपल साइज बढ़ा दो, स्ट्रैटिफिकेशन कर दो, क्लियर। नॉन सैंपलिंग रिस्क कैसे रिड्यूस होगा? नॉन सैंपलिंग रिस्क कैसे रिड्यूस होगा? एडिक्वेट प्लानिंग करें, अच्छी प्लानिंग करें, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी सुपरविजन, अच्छा रिव्यू, एविडेंस को अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करें, पढ़े उनको क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यह है नॉन सैंपलिंग रिस्क। स्टैंडर्ड एक बात कहता है इनमें से एक रिस्क 0 रखना है आपने। कौन सा? नॉन सैंपलिंग। कहता है नॉन सैंपलिंग रिस्क ऑडिटर की नाअहली की तरफ इशारा कर रही होती है, इस पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे हम। तो जब कभी ऑडिटर के प्रोसीजर मिस डिटेक्ट नहीं कर पाते ना, हम देखते हैं वो सैंपलिंग रिस्क है कि नॉन सैंपलिंग। सैंपलिंग रिस्क की तरफ जब चली जाए ना बात, तो ये इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, लेकिन नॉन सैंपलिंग रिस्क की तरफ चली जाए बात, वो इनहेरेंट लिमिटेशन में नहीं आती। उसका मतलब है ऑडिटर ने कहीं ना कहीं 2 नंबरी की है, नाअहली की है, क्लियर। अच्छा मुझे बताइए, स्टैट में आपने टाइप 1 टाइप 2 एरर पढ़ा? यस सर। पक्का पढ़ा है? याद नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पढ़ा तो है ना? ले हो गया काम। अच्छा मुझे बताइए, सैंपलिंग रिस्क की आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। कम होना ज्यादा, शाबाश। रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस, या अंडर रिलायंस को कहते हैं इनकरेक्ट रिजेक्शन, यही है। रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस या इनकरेक्ट रिजेक्शन। रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस, इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस। क्या बताएं? अच्छा आपसे सवाल पूछता हूं, 2 ऑप्शंस आपको देता हूं भाई, राइट या रॉन्ग में सेलेक्ट करना तो बड़ा आसान है ना। 2 रॉन्ग में सेलेक्ट करने में सिलेक्शन करें, सही तो बात बने। सवाल मेरा पहला देखें, होना यह चाहिए कि अच्छे पर्सन के साथ हमारा साथ होना चाहिए
और बुरे पर्सन से दूर रहना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। दो ऑप्शन, दो रिस्क है, दोनों ही गलत, दोनों ही रिस्क में आ रहे हैं। पहली ऑप्शन आपको देता हूं, सही बंदा था आपने रिजेक्ट कर दिया, ये भी गलत ही है। सही बंदा था, इनकरेक्ट रिजेक्शन क्या है? सही बंदा था रिजेक्ट कर दिया, ये भी गलत बंदा था एक्सेप्ट कर लिया, इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस। बताइए दोनों में से कौन सा ज्यादा खतरनाक है? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है इनकरेक्ट रिजेक्शन? कितनों का ख्याल है इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस? शाबाश, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी यही कहते हैं। अब एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ऑडिटिंग एग्जांपल, ठीक है? वो कहता है इनकरेक्ट, देखें असल में कंट्रोल, अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर कंसेप्ट स्ट्रांग है आप खुद बताएंगे। असल में कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल के लिए वर्ड यूज करना है अंडर रिलायंस ओवर रिलायंस, और टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए वर्ड यूज करना है इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ठीक है? आप, मैं रिस्क बताता हूं, आपने बताना है कौन सा टाइप है। असल में पॉपुलेशन में कंट्रोल स्ट्रांग है, सैंपल की बेस पे हम इस नतीजे पे पहुंचे कि कंट्रोल वीक है। ये क्या है? ये क्या है? रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस के ओवर रिलायंस? अंडर रिलायंस। असल में कंट्रोल स्ट्रांग है, हमारा सैंपल कहता है वीक है, तो इतबार नहीं करेंगे। अब सुनिए अगली एग्जांपल, असल में कंट्रोल वीक है, सैंपल की बेस पे इस नतीजे पे पहुंचे कंट्रोल स्ट्रांग है, ओवर रिलायंस, ठीक है? अच्छा, असल में पॉपुलेशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, हम इस नतीजे पे पहुंचे कि नहीं है, मिस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, मिस स्टेटमेंट की, कंट्रोल की नहीं, मिस स्टेटमेंट की। मिस स्टेटमेंट में एक्सेप्टेंस रिजेक्शन का वर्ड यूज करना है, ओवर रिलायंस। तो असल में पॉपुलेशन में मिस स्टेटमेंट है, सैंपल की बेस पे नतीजे पे पहुंचे मिस स्टेटमेंट नहीं है, इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस। और असल में पॉपुलेशन में मिस स्टेटमेंट नहीं है, सैंपल की बेस पे इस नतीजे पे पहुंचे कि मिस स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट रिजेक्शन। समझ आ गया? ये सिर्फ इसी हद तक याद करना है, इसके ऊपर मजीद गौर नहीं करना। तो सैंपलिंग रिस्क क्या है? सैंपलिंग रिस्क, फिर से ऑडिट रिस्क क्या है? इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल एंड मटेरियल मिसस्टेटेड। इनहेरेंट रिस्क, इसके कितनी टाइप्स? क्विक रिवीजन। इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल है। डिटेक्शन रिस्क क्या है? ऑडिटर प्रोसीजर मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर सके। डिटेक्शन रिस्क के आगे कितने टाइप्स हैं? दो, सैंपलिंग रिस्क और नॉन सैंपलिंग रिस्क। क्या है कि सैंपल की बेस पे नतीजा कुछ और हो, अगर सारी पॉपुलेशन टेस्ट करते नतीजा कुछ और होता। सैंपलिंग रिस्क क्या है? सैंपल की बेस में नतीजा, ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है। सैंपलिंग रिस्क क्या है? सैंपल की बेस पे नतीजा कुछ और, इफ एंटायर पॉपुलेशन वुड हैव बीन टेस्टेड तो कंक्लूजन डिफरेंट होता। सैंपलिंग रिस्क की आगे टाइप्स हैं, कितने टाइप्स हैं? दो। एक रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस और ओवर रिलायंस, यूं कह ले, या रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, इनकरेक्ट रिजेक्शन। अंडर रिलायंस ओवर रिलायंस टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए है, इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, इनकरेक्ट रिजेक्शन मिसस्टेटमेंट। और घर जाके आपने सोचना है कि अंडर रिलायंस ज्यादा खतरनाक है कि ओवर रिलायंस, इनकरेक्ट रिजेक्शन ज्यादा खतरनाक है, इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस। ये उसने जस्टिफाई करवाया क्यों ज्यादा खतरनाक है, वो आपने मुझे जस्टिफिकेशन पढ़ के कल बताना है, समझ आई कि नहीं? क्लियर जी? सैंपलिंग रिस्क क्या है कि ऑडिटर्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन सैंपल माइट बी डिफरेंट फ्रॉम कंक्लूजन इफ एंटायर पॉपुलेशन वुड हैव बीन टेस्टेड। सैंपल की बेस में नतीजा कुछ और, पॉपुलेशन की बेस में नतीजा कुछ और। भाई कुछ समझ आया? आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? सिलेक्शन के तरीका 3 सीखे और फिर रिस्क का पूरा स्ट्रक्चर सीख लिया। ठीक है जी, चलिए आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।